हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर तहे दिल से आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे जो जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं और जिनको अब भी ये डाउट है कि मैं इंग्लिश लूं या ना लूं, क्योंकि ये पहली ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी नेसेसिटी नहीं है। आप अगर आर्ट्स ग्रुप के पढ़े हुए हैं और यदि आप किसी भी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या एसएसटी, चारों में से तीनों भाषाएं और चौथा एसएसटी में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। और कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मेरे पास फोन आए कि सर मेरे पास ये सब्जेक्ट था, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, एक तो अब ये टेंशन छोड़ दीजिए कि क्या सब्जेक्ट थे। दूसरी बात मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, जो स्टूडेंट ये सोचकर डर रहे हैं कि सर अंग्रेजी कैसे तैयार होगी, तो मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूं कि जिस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ा है, मेरे जिस स्टूडेंट ने जूनियर टेट जो है वो क्वालिफाई किया है, अंग्रेजी के 30 मार्क्स जो आते हैं टेट में, उसमें उसने जूनियर टेट क्वालिफाई किया है। अगर वो स्टूडेंट भी अगर अंग्रेजी से डरे तो फिर ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती साहब। दूसरी बात, मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं भरकस प्रयास करूंगा आपके लिए कि मैं मैक्सिमम आपको तैयारी इस चैनल से कराऊं। मैं कदापि ये नहीं कहता कि साहब आप ये 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक सिंगल वीडियो 18 अप्रैल तक ऐसा नहीं डालूंगा कि ये 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए इससे पास हो जाएंगे, ये 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए इससे पास हो जाएंगे, ये 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए इससे पास हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग वैकेंसी की बात कर रहे हैं, 9, 10 पास होने की बात नहीं कर रहे हैं। ये एकेडमिक नहीं है, ये जॉब देगा और बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहता हूं कि आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये ना पूछे कि सर आप पेड क्लासेस चलाएंगे। नहीं भैया, मैं किसी प्रकार का पेड क्लासेस नहीं चलाऊंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये फिर से कहना चाहता हूं कि आपको मात्र इतना करना है कि मेरे वीडियोस को लास्ट तक फॉलो करना है, पढ़ना है, सुनना है, नोट्स बनाना है। और मैं बार बार अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं कि मेरे जिस स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम हो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करे। बस आपको मेरा इतना फेवर करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब की दुनिया में अभी नया आया हूं। तो बस मैं इतना चाहता हूं कि बस आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, मेरे वीडियोस को देखें, समझें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। बस इतना आप मेरा फेवर करिए और मैं गारंटी देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा वही जूनियर सुपर टेट में आएगा। ठीक है ना? लिटरेचर में, क्योंकि अभी मैं लिटरेचर की वीडियो दे रहा हूं आपको। ठीक है ना साहब? 50 नंबर का लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अभी मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चला रहा हूं, इसके बाद मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चलाऊंगा। ठीक है ना? उसके बाद आपका दूसरा जो ऑप्शन आएगा, दूसरा जो पार्ट है लिटरेचर का, उसमें आएगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर्स एंड देयर वर्क्स। फिर उसके बाद हम लोग एक एक राइटर के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको समझाऊंगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगा। मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि मैं नया हूं, मैं नहीं इतना जानता हूं। मैंने जब लिटरेचर पढ़ाना स्टार्ट किया था अपने इस चैनल पर, तो सबसे पहले मैंने डार्क एज, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मल पीरियड के वीडियोस दिए थे। लेकिन पता नहीं वो प्लेलिस्ट से कहां गायब हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। और कल से मेरे पास कई मेरे स्टूडेंट्स के फोन आ चुके हैं कि सर एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मल पीरियड के वीडियो नहीं है प्लेलिस्ट में। तो मैं आज जो मैं लगातार रोमांटिक एज तक आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस दे रहा था, उसमें मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। वैसे आज मुझे विक्टोरियन एज का जो वीडियो था वो देना था, लेकिन मैं विक्टोरियन एज का वीडियो आपको कल दूंगा,
लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मल पीरियड का मैं वीडियो दे रहा हूं और आज के इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोनों पीरियड समझाने का प्रयास करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैंने इसमें एक टाइम भी लिखा है 450 to 1066, 450 to 1066। अब आप कहेंगे सर आप एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड को 450 से 1066 तक बता रहे हैं, तो 450 से पहले क्या था? तो मैं आपको यहां बस इतना बताऊंगा, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं, तो 450 से पहले इंग्लैंड अस्तित्व में नहीं था साहब। किसी प्रकार का कोई साहित्य नहीं था जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड हो। इसलिए हमने इस एज को 0 to 450 को डार्क एज का नाम दिया है। क्या कौन सा एज दिया है? डार्क एज। अब चूंकि वह एक अंधा युग है, एक अंधकार से भरा समय है, तो फिर उसके लिए ना कोई साहित्य है ना क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। अब शुरू होता है 450 से 1066 तक, जिसको नाम दिया गया है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसको समझाने के लिए मैंने आपको, जैसा मेरी आदत है कुछ मैं पॉइंट्स लिखता हूं, तो मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा है साहब। यहां पर जब लिटरेचर की मैं बात करता हूं, साहित्य की, तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे, क्योंकि अब मैं बिल्कुल आपको वापस ले जा रहा हूं, वापस बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि साहित्य क्या होता है, तो आप उसका क्या रिप्लाई देंगे? हम लोग साहित्य की बात करते हैं ना, अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं और आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो प्लीज मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दें कि साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य क्या होता है। इस रिप्लाई को आप अगर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपके लिए और अधिक अच्छे वीडियोस बनाने की, कि आखिरकार साहित्य क्या होता है। ठीक है ना? साहित्य क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है। नहीं आप बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर रिप्लाई दूंगा एक अच्छा सा समझाते हुए कि लिटरेचर क्या होता है। लेकिन आप देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है कि लिटरेचर क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 450 से 1066 के बीच। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा, मैंने लिखा है पहला पॉइंट, ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स लिविंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ सी। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि आज वर्तमान में जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, उस इंग्लैंड में 450 ईस्वी तक कौन रहते थे साहब? जो व्यक्ति रहते थे, जो लोग रहते थे, उनको ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स कहा गया है। क्या कहा गया है साहब? ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स रहा करते थे, और इस स्थान को वो लोग कहते थे बॉर्डर ऑफ नॉर्थ सी, यानी कि उत्तर समुद्र का जो क्षेत्र, उसका जो बॉर्डर एरिया था, वहां ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स रहा करते थे। कब तक? डार्क एज से लेकर, और हम लोग 450 तक आ गए हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड तक, तब तक। ठीक है साहब? उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह बताता है कि 3 प्रकार के ट्राइब्स जो थे, जिसका मैंने जिक्र किया है, 3 ट्राइब्स ऑफ दीज एंसेस्टर्स। इन्हीं एंसेस्टर्स यानी कि ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स से संबंधित 3 ट्राइब्स जो थे, 3 ट्राइब्स, जिनके नाम थे जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस। क्या क्या नाम है साहब? जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस। ये जो 3 जो थे, उन्होंने क्या किया साहब? उन्होंने ये जो एंसेस्टर्स के ट्राइब्स थे, उन्होंने सबसे पहला काम किया, कनक्योर्ड ब्रिटेन।
ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन पर कब्जा किया। और कब किया? उन्होंने किया साहब लेटर हाफ ऑफ 5th सेंचुरी। ये इतिहास, ये आप कह सकते हैं इंग्लैंड के निर्माण का सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक ये परिवर्तन था कि 3 ट्राइब्स, 3 जनजातियां जिनके नाम थे जूट्स, एंगल्स और सैक्सोन्स, इन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा किया। कब किया? लेटर हाफ ऑफ 5th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ 5th सेंचुरी, 455, 5th सेंचुरी हो गई ना, तो 5th सेंचुरी में। और इन्होंने नींव रखी, लेट द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश नेशन। क्या किया साहब? इंग्लिश नेशन यानी कि आज जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, उसकी नींव रखने का कार्य हमारे ये जो 3 ट्राइब्स थे, जनजातियां थी, जिनके नाम थे द जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सोन्स, इन्होंने ब्रिटेन के एक बड़े भाग पर कब्जा किया 5वीं शताब्दी के मध्य में, और एक फाउंडेशन रखी, नींव रखी इंग्लिश नेशन की। ठीक है साहब। अब अगर हम बात करते हैं तो जब मैं बात करता हूं आगे की, अब जो मैं बात कर रहा था कि हमारे जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात है, उसका फाउंडेशन, नींव रखने का काम हमारे जो 3 जनजातियां थी, जिनके नाम मैंने अभी आपको दिए थे, द जूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स, इन्होंने मिलकर इसकी नींव रखने का कार्य किया। अब इसमें मैंने अगला पॉइंट लिखा है आपके लिए 4th नंबर पर, द फर्स्ट लैंडिंग वॉज प्रोबेबली बाई ए ट्राइब ऑफ जूट्स। ऐसा मानकर चला जाता है कि जो पहली लैंडिंग, जो सबसे पहले आए, वे थे आपके जूट्स। कौन सी जनजाति थी? द जूट्स। अंडर चीफ, जो जूट्स थे उनके प्रमुख जो थे, जो चीफ जो थे, उनके नाम थे हेंगिस्ट एंड होर्सा, HENGIST, हेंगिस्ट एंड होर्सा। ऐसा माना जाता है कि जब इंग्लिश नेशन की फाउंडेशन रखी गई, नींव रखने का काम किया, तो सबसे पहले जो लैंडिंग का काम किया वो थी जनजाति हमारी द जूट्स। कौन सी जनजाति थी साहब? जूट्स, क्योंकि 3 जनजातियां मैंने बताई हैं, द जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सोन्स। तो जूट्स सबसे पहले आए और इनके प्रमुख का नाम था हेंगिस्ट और होर्सा। ठीक है साहब। अगला मैंने पॉइंट बताया आपको, दीज वर वॉरियर्स एंड रॉबर्स। क्या थे साहब? ये योद्धा थे, और साथ ही साथ रॉबर्स कहना गलत होगा, मैं कहूं तो सही सी रॉबर्स होगा, समुद्री लुटेरे थे साहब। ये कौन थे? समुद्री लुटेरे। दीज वर वॉरियर्स, योद्धा थे, और साथ ही साथ कौन थे? समुद्री लुटेरे थे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर उस समय की पोइट्री की हम बात करें, तो इनकी ये जो पोइट्री थी वो डबल मीनिंग व्यक्त करती है। देयर पोइट्री रेफ्लेक्ट डबल मीनिंग, यानी कि उस समय की जो पोइट्री है वो द्व्यर्थक है, सॉरी डबल मीनिंग देती है। कैसे डबल मीनिंग देती है? अब सोचिए, आप समुद्री लुटेरे, सोचिए योद्धा, और वे कविता लिखे, तो भाई अपने आप में ये क्या हो गया? डबल मीनिंग हो गई कि नहीं हो गई? उनके सब्जेक्ट जो थे, जो विषय वस्तु थी, अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं 7 नंबर पर। जो पोइट्री का सब्जेक्ट था उनकी, वो क्या था? इट्स सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। विषय क्या थे उनके पोइट्री के? तो इनके विषय थे द सी, यानी कि समुद्र, साथ ही साथ बोट्स, बोट्स के बाद अगर हम कहें तो बैटल्स, यानी कि युद्ध, साथ ही साथ बहादुरी के कार्य, यानी कि ब्रेव डीड्स, ब्रेव डीड्स के साथ साथ ग्लोरी ऑफ वॉरियर्स, ग्लोरी ऑफ वॉरियर्स, और
लव ऑफ होम, लव ऑफ होम। तो ये 4-6 चीजें जो हैं वो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है हमारा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसकी पैटपूल निकल कर आती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले ट्यूटोनिक एंसेस्टर्स रहा करते थे बॉर्डर ऑफ नॉर्थ सी पर। 3 ट्राइब्स हुए उनके, जिनको जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस कहा गया। इन्होंने 5वीं शताब्दी में आकर ब्रिटेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इंग्लिश, जो आप आज इंग्लैंड को जानते हैं, उसकी नींव रखने का काम किया। माना जाता है सबसे पहले लैंडिंग करने वाले कौन से ट्राइब थे? जूट्स, और उनके प्रमुख का नाम था हेंगिस्ट और होर्सा। ये सब क्या थे? वॉरियर्स थे, साथ ही साथ सी रॉबर्स थे। इनकी पोइट्री जो है वो डबल मीनिंग दर्शाती है, और इनकी पोइट्री का सब्जेक्ट जो है वो या तो समुद्र, बोट्स, बैटल्स, ब्रेव डीड्स, ग्लोरी ऑफ वॉरियर्स एंड लव ऑफ होम है। ठीक है ना? तो ये है आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक ही वीडियो में मैं आपको एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो ओल्ड जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग आते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और इसका दूसरा नाम क्या है साहब? मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब इसका आरंभ कब से लेकर कब तक है? तो साहब इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1066 से, और कब तक चलता है? 1500 तक। कब तक चलता है? 1066 से 1500 तक इसका टाइम पीरियड चलता है, और इसको हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम क्या है आपका? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या है इसमें? चल सुनिए, मैंने बहुत विस्तार से आपको लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की लिए बात कहूंगा। द नॉर्मन्स वर ओरिजिनली रेस ऑफ सी रॉबर्स। अगर हम नॉर्मन्स की बात करें तो नॉर्मन्स एक ऐसी जनजाति थी जो कि समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। क्या थे साहब? समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। कहां रहते थे? इनहेबिटिंग एक इनके स्थान का नाम था जिसका नाम है स्कैंडिनाविया। क्या नाम है साहब? स्कैंडिनेविया। तो इस स्थान पर ये लोग रहते थे। जब हम 10th सेंचुरी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया? दे कनक्योर्ड ए पार्ट ऑफ नॉर्थर्न फ्रांस। ये जो लोग थे, जो सी रॉबर्स थे, जिनको कि नॉर्मन्स कहा जाता था, जो कि स्कैंडिनाविया नामक स्थान पर रहते थे, इन्होंने 10वीं शताब्दी पर नॉर्थर्न फ्रांस पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। और आज भी नॉर्थर्न फ्रांस के इस हिस्से को चूंकि नॉर्मन्स ने कब्जा किया था, तो इसलिए आज भी उसको नॉर्मेंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? नॉर्मेंडी कहा जाता है। एंड रैपिडली अडॉप्टेड फ्रेंच सिविलाइजेशन। इनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जो फ्रांस की सभ्यता थी, फ्रांस का जो कल्चर था, सिविलाइजेशन था, ट्रेडिशन थे, उसको इन्होंने बहुत जल्दी अपनाया। कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद बहुत जल्दी इनके ट्रेडिशंस को अपना लिया, फ्रेंच सिविलाइजेशन। और साथ ही साथ एक और चीज को अपनाया जिसको हम कहते हैं उनकी लैंग्वेज। फ्रेंच सभ्यता को अपनाया, और फ्रेंच भाषा को भी इन्होंने अपना लिया, जबकि इनका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं था। ये बाहरी लोग थे, स्कैंडिनाविया नामक स्थान पर रहा करते थे। स्कैंडिनाविया नामक स्थान पर रहा करते थे, सी रॉबर्स थे, नॉर्मन्स नाम से कहे जाते थे। लेकिन जब इन्होंने नॉर्थर्न फ्रांस पर कब्जा किया, नॉर्थर्न फ्रांस पर कब्जा किया, नाम रखा नॉर्मेंडी, और वहीं से इन्होंने फ्रेंच सिविलाइजेशन जो था उसको अपनाया, और फ्रेंच भाषा को भी अपना लिया। आगे क्या चीज है? ये अपने साथ साथ लिटरेचर लेकर आए अपना।
स्कैंडिनेविया नामक स्थान पर रहा करते थे ये नॉर्मन्स। तो जब ये आए तो अपना साहित्य भी अपने साथ लेकर आए। दे ब्रॉट टू इंग्लैंड। कहां लेकर आए? इंग्लैंड में। मैंने क्वेश्चन दिया है कि इंग्लैंड का प्राचीन नाम क्या था, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो मेरे YouTube चैनल की लाइब्रेरी में जाइए, एंग्लो नॉर्मन एंग्लो सैक्सन पीरियड के वीडियोस डले हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मैंने लिखा दे ब्रॉट टू इंग्लैंड इज रिमार्केबल फॉर इट्स ब्राइट रोमांटिक टेल्स ऑफ लव। ये जो बंदे जो थे, जब ये फ्रांस पर कब्जा करने के बाद इन्होंने नॉर्मैंडी की स्थापना की, फ्रेंच भाषा को सीखा, फ्रेंच सिविलाइजेशन को अपनाया, तो अपने साथ ये जो लेकर आए साहित्य वो रिमार्केबल था। काय के लिए? रोमांटिक टेल्स के लिए। और रोमांटिक टेल्स काय की थी साहब? प्रेम की रोमांटिक टेल्स, एडवेंचर की रोमांटिक टेल्स। काय की टेल्स थी साहब? लव और एडवेंचर की रोमांटिक टेल्स थी। ड्यूरिंग 3 सेंचुरीज, 3 शताब्दियों के दरमियान, हम लोग जब बात करते हैं जैसे 450 से 1066 तक, तो 450 तो बाद की बात है, लेकिन 3 आगे की सेंचुरी के बाद हम बात करें तो हेस्टिंग्स, जो मैंने कहा था इनका प्रमुख लीडर जो आया था उसका नाम क्या था साहब? हेंगिस्ट और होर्सा। तो मैं अगर कहूं तो हेस्टिंग्स जो थे, साथ ही साथ नॉर्मन जो थे और सैक्सन जो थे, वो धीरे धीरे कैसे हो गए साहब? यूनाइटेड हो गए। तो 3 सेंचुरी हेस्टिंग्स, नॉर्मन्स और सैक्सन्स, जो तीनों अलग अलग प्रजातियां थी, अलग अलग जातियां थी, अलग अलग आप कह सकते हैं जनजातियां थी, वो तीनों कैसे हो गए? यूनाइट हो गए। कैसे हो गए साहब? तीनों के तीनों यूनाइट हो गए। अपनी कॉलोनाइजेशन इन्होंने किया, कॉलोनीज का निर्माण किया, और आगे क्या क्या किया वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि किस प्रकार से नॉर्मन्स आए, किस प्रकार से उन्होंने फ्रेंच के नॉर्थ साइड में कब्जा किया, नाम रखा नॉर्मैंडी। उसके बाद जैसे जैसे दशक बीते, फिर नॉर्मन्स, सैक्सन्स, और साथ ही साथ हमारे जो तीसरे जो आपके जो थे, जिनका नाम था आपका हेस्टिंग्स, इन तीनों ने मिलकर अपनी एक यूनिटी बनाई, एक यूनाइट तरीके से ये रहने लगे। अब इसके बाद आखिरकार इनका इंग्लैंड और आज के अंग्रेजी साहित्य पर प्रभाव क्या है, तो वो समझिए। जैसे मैंने लिखा है, द एंग्लो सैक्सन स्पीच सिंप्लीफाइड ए लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रेंच वोकैब। सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, जो एंग्लो सैक्सन आए उस समय की जो भाषा थी उसको इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सिंप्लीफाइड करने का काम किया, यानी कि उसको सिंपल बनाया। ऑफ द फ्रेंच वोकैब, क्योंकि उस समय चूंकि इन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया था, और फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती होगी? उन्होंने कहा साहब फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा के बहुत बड़े भाग को, उसकी वोकैब को क्या किया? सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भाषा आई, बिकेम, इसी को हम क्या कहते हैं? बिकेम इंग्लिश लैंग्वेज। जो भाषा निकल कर आई वही हमारी क्या है? अंग्रेजी भाषा है साहब। ठीक। तो नॉर्मन्स ने बहुत बड़ा काम किया आज की अंग्रेजी भाषा को बनाने का। फिर से सुन लीजिए मैं क्यों इसके बारे में कह रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है साहब ये। नॉर्मन्स जो आए और इन्होंने जो फ्रांस पर कब्जा किया और नॉर्मैंडी नामक स्थान बनाया, इन्होंने फ्रांस की भाषा को सीखा, फ्रांस की वोकैब को सीखा, और वोकैब सीखने के बाद इन्होंने उस वोकैब को क्या किया? सिंप्लीफाइड करने का कार्य किया। और वह सिंप्लीफाइड भाषा जो है आज इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। अब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। तो आज जब हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं
उसमें जो शब्दों का चयन किया गया है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच एंड सैक्सोन्स एलिमेंट। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं साहब, वह दो भाषाओं के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और वो है आपकी पहली फ्रेंच और दूसरे सैक्सोन्स एलिमेंट। पहली फ्रेंच और दूसरे सैक्सोन्स एलिमेंट्स। अब सबसे बड़ी बात ये आई साहब, इतना हो गया। आज हम जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है, इस कॉन्क्वेस्ट का तीन प्रमुख, यानी कि जो नॉर्मन्स आए, इनके तीन प्रमुख प्रभाव क्या पड़े, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। 3 चीफ इफेक्ट्स क्या रहे साहब अंग्रेजी भाषा पर, वो सुनिए। पहला क्या है, द ब्रिंगिंग ऑफ रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड। नॉर्मन जब आए तो अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आए, और वो था इनका रोमन सिविलाइजेशन। आज हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि इन्हीं नॉर्मन्स को दिया जाता है, जो कि अपने साथ क्या लेकर आए, रोमन सिविलाइजेशन लेकर आए। ठीक है ना। तो फ्रेंच और रोमन दोनों ने मिलकर काय का निर्माण कर दिया, अंग्रेजी का, इंग्लिश का निर्माण किया, जो आज हम पढ़ते हैं। तो द ब्रिंगिंग ऑफ रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड, पहला इनको क्रेडिट इस बात का दिया जाता है। दूसरा क्या है, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिटी। जब ये तीनों हमारे जो एंग्लो नॉर्मन, सॉरी, जो आपके हेस्टिंग्स, साथ ही साथ हेस्टिंग से पहले अगर मैं कहूं तो नॉर्मन्स और जो सैक्सोन्स थे, जब ये तीनों यूनाइट हुए, तो यूनाइट करने के बाद इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज का निर्माण किया, जो अपने आप को स्थापित किया, जो बढ़ावा दिया, तो इन्होंने एक भावना डाली, जागृत की, और उसको हम कह सकते हैं नेशनैलिटी, यानी कि देश की भावना, कि भैया ये स्थान हमारा देश है, हम यहाँ के बासिंदे हैं और हम ही यहाँ के मालिक हैं। तो इन्होंने कौन सी भावना जागृत की, नेशनैलिटी की भावना जागृत की। तीसरा इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, द न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर विच वर प्रोक्लेम्ड बाय चौसर। आज जब हम चौसर साहब को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं, तो वो इसलिए फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं, क्योंकि जो भाषा में चौसर साहब ने लिखा, उस समय तक अंग्रेजी एक बोलचाल की भाषा थी, लेकिन ये बोलचाल का निर्माण किसने किया था साहब, किसने किया, नॉर्मन्स ने किया था। ठीक है ना। तो अंग्रेजी साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव एंग्लो सैक्सन्स और नॉर्मन्स का है, ये आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि नॉर्मन्स ने ही आज की जो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, भाषा है, साहित्य है, उसका जन्मदाता अगर किसी को कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा नॉर्मन्स को। हालांकि अकेले नहीं, क्योंकि इसमें हेस्टिंग्स, नॉर्मन्स और सैक्सोन्स तीनों शामिल हैं, तो इसलिए नॉर्मन जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा का निर्माण किया, और आज के इस आधुनिक इंग्लैंड को हम जो देखते हैं, इसके जन्मदाता भी हमारे यही नॉर्मन्स हैं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि हमारा 450 से 1066 तक चलता है, उसके बारे में बताया। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बताया, जो कि 1066 से 1500 तक चलता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड को हमने बताया आपको क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश। एंग्लो नॉर्मन को क्या कहते हैं साहब, मिडिल इंग्लिश। ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और कृपया करके मेरे जो भी जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट हैं, कृपया विशेषकर ध्यान से इन वीडियोस को देखें, लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं। जब आप सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ एक जो बेल आइकॉन होता है उसको अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो पढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।